वेलकम बैक फ्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी लेक्चर 2। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन को डिटेल से देखेंगे। इन्फ्लेशन क्या है, इसकी काजेज़ क्या है, डिमांड पुल, कास्ट पुश क्या है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी कैप, फिलिप कर्व, सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या है। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को, होल प्राइस इंडेक्स से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। देन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे इन्फ्लेशन को, और उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कि किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखें ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपकी इकॉनमी की सिलेबस की बात करें, बहुत बेसिक टॉपिक है इकॉनमी का। सबसे पहले अगर हम देखें इन्फ्लेशन क्या, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो चीज़ें आप समझ लो इन्फ्लेशन का। लोग सोचते हैं सिर्फ चीज़ों का प्राइस बढ़ जाना इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है, दो तीन चीज़ें आप देख लो। ठीक है, परसिस्टेंस राइज इन द जनरल प्राइस, जनरल लेवल ऑफ प्राइस। पहले तो परसिस्टेंट राइज की बात है और जनरल लेवल ऑफ प्राइस की बात चल रही है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि किसी एक चीज़, सपोज पिछले दिनों में टमाटर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 200% से भी ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्फ्लेशन 200% बढ़ गई। जनरल प्राइस इंडेक्स सभी को चीज़ों का, गुड्स का मिलाकर अगर हम देखें प्राइस बढ़ता है, उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। दूसरी बात, डिमांड सप्लाई मिसमैच जब हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, यानी करेंसी जो आपके पास हाथ में पैसा है उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जहाँ कल आप सपोज 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे थे, आज वो चीज़ आपको 40 रुपये में मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। या फिर हम कह सकते हैं मनी सप्लाई का इंक्रीज़ हो जाना। बहुत ज़्यादा पैसा सप्लाई अगर गवर्नमेंट कर देती है, बैंक्स कर देते हैं, आपने पैसा आ जाता है लोगों के पास, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है मनी की, तो उससे क्या होता है कि परचेजिंग पावर करेंसी की कम हो जाती है। तो ये इन्फ्लेशन की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपने देखे। आइए हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, काजेज़ क्या है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन के दो मेजर काज हम देख सकते हैं, दैट इज़ डिमांड पुल और कास्ट पुश। तो इस तरह से हम इसको दो टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कास्ट पुश इन्फ्लेशन। पहले हम एक एक करके देखते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल समझ लो कि जब किसी भी कमोडिटीज़ की, गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डेफिनेटली डिमांड जब बढ़ जाती है तो चीज़ की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है और प्राइस उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। हम ऐसे समझ सकते हैं, टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, बहुत पैसा है लेकिन वो चीज़ें कम हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर हम डेफिनेशन समझें इसकी, तो इट इज़ एग्रीगेटेड डिमांड इंक्रीजेज काजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सिंपली हम कहें कि एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो एग्रीगेट होती है कलेक्टिवली, यानी किसी एक पार्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ गई तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। आगे नहीं, पार्टिकुलरली नहीं है, बिल्कुल एग्रीगेट, यानी मिलकर काफ़ी सारी चीज़ों की डिमांडें जो है बढ़ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी चीज़ का बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, ये डिमांड के रिलेटेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेटिंग या तो डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन आएगी, वो कैसे कैसे आपको बता रहा हूँ। मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई गुड्स सप्लाई डिक्रीज़ हो गई जाएगी इस केस में, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो गुड्स जो है, मनी ज़्यादा हो जाएगी तो लोग गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, गुड्स की सप्लाई डिक्रीज है। डिमांड राइज ड्यू टू, डिमांड क्यों बढ़ती है, इसके कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि ब्लैक मनी लोगों के पास इकट्ठी हो जाए, बहुत पैसा है तो डिमांड ही डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स की। इंक्रीज पॉपुलेशन हो जाएगी तो डिमांड इंक्रीज, स्कीम्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी। डायरेक्ट टैक्स जो है डिक्रीज हो गए, अगर डायरेक्ट टैक्स को कम किया जाए, गवर्नमेंट कम करती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा लोगों के पास ज़्यादा रहेगा। लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये इन्फ्लेशन ऐसा कंसेप्ट है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आएगा। इंटरेस्ट रेट बैंक अगर कम कर देती है, वही बात आ गई, टैक्सेस कम करती हैं, इंटरेस्ट रेट कम करती है। मोर एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो डिमांड तब भी बढ़ेगी, हाई वेजेस हो जाएंगे तब भी डिमांड बढ़ेगी। हाई वेजेस यानी पैसा ज़्यादा लोगों को दिया जाने लगे तो लोगों के पास कुल मिलाकर पैसा ज़्यादा होने लग जाएगा और डिमांड ही। इसका सीधा सीधा यही है कि डिमांड कब होगा, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी। कास्ट पुश की अगर हम बात करें,
कास्ट पुश। कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, सॉरी, कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? इसका सिंपल रिलेशन आप रखें कहाँ पर, रॉ मटेरियल कास्ट, रॉ मटेरियल की कास्ट बढ़ जाए, रॉ मटेरियल की कास्ट, इस फैक्ट्री लेवल को समझें, इसमें कास्ट पुश इन्फ्लेशन फैक्ट्री लेवल पे समझें, ठीक है। फैक्टर पेमेंट इंक्रीज आ गई। फैक्टर पेमेंट क्या है, रेंट ऑफ वेजीज, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है जहाँ पर फैक्ट्रीज में, अगर उनको रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर वो महंगा हो जाता है, उसमें प्राइस में इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसमें से सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी, इधर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद है। कास्ट पुश में रॉ मटेरियल का कास्ट का बढ़ना आएगा, और उसके बाद डिज़ास्टर हो सकता है, बहुत कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई फ्लड आ गया, सुनामी, अर्थक्वेक, कोई भी, इससे भी इस कास्ट पुश हो जाएगा इन्फ्लेशन। इंडायरेक्ट टैक्सेस अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं, कास्ट पुश, इंडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज प्राइस ऑफ इनपुट का प्राइस होगा, ये जो रॉ मटेरियल, वही बात आ गई, इनपुट जो फैक्ट्री सामान लाती है, इनपुट अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो कास्ट पुश जो है इन्फ्लेशन हो जाएगी। होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज़, कोई भी प्रोडक्ट का होर्डिंग हो जाए, कहाँ पर कोई स्टॉक कर लेता है उस चीज़ों को अपने पास, तो उससे भी जो है इन्फ्लेशन का खतरा बने रहता है। और इस तरह की इन्फ्लेशन जो होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज से होती है, आपको पूछा जाता है कौन सी इन्फ्लेशन है, इट इज़ कास्ट पुश इन्फ्लेशन। आपको पूछा जाता है कास्ट पुश, जैसे डिजास्टर से कौन सी इन्फ्लेशन आ सकती है, इट इज़ कास्ट पुश। तो ये फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। कास्ट पुल और कास्ट पुश में क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती है? बॉटल नेक इन्फ्लेशन होती है व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, बहुत ज़्यादा यानी हैविली, वाइल डिमांड रिमेन सेम, यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा फॉल कर जाती है, लेकिन डिमांड उतनी ही रहेगी। डिमांड बराबर है, इस केस में बॉटल नेक में डिमांड नहीं बढ़ती, डिमांड सपोज यूजुअल है, लेकिन किसी वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो। एक तरह से हम कह सकते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन का यहाँ केस लग रहा है, तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन इसको कहा जाएगा, ठीक है। स्टैगफ्लेशन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है टर्म। स्टैगफ्लेशन होता है जब इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाए, इस तरह की इन्फ्लेशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टैगफ्लेशन, ओके। स्टैगफ्लेशन ऐसी टर्म है जब इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। रिसेशन होता है, रिसेशन भी हो सकती है साथ में। रिसेशन होता है कि जीडीपी इंडिया की या किसी भी कंट्री की जीडीपी कम हो जाए, तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। जीडीपी कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और इन्फ्लेशन भी साथ, इस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसके बाद इन्फ्लेशनरी कैप क्या होती है? इन्फ्लेशनरी कैप होती है कि जब एक्चुअल एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो नेशनल इनकम से भी बढ़ जाए, तो इसको हम इन्फ्लेशनरी कैप कहते हैं। फ्लिप कर्व आपको पूछा जा सकता है, क्या है? दिस इज द कर्व जिसकी मदद से हम रिलेशन को समझते हैं, किसका? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन, यानी इस तरह का कर्व जिसमें हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को ग्राफिकली समझते हैं, इसको फ्लिप कर्व कहा जाता है, ओके। फ्लिप कर्व यानी हम कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन को ही समझते हैं। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है रिलेटेड करते हैं इन्फ्लेशन से। इन टर्म्स को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इन टर्म्स और इन टाइप्स को समझने से पहले आपको डायग्राम पे ले चलता हूँ। डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम कहाँ है? दिस इज डायग्राम। थोड़ा सा ध्यान से देखना है डायग्राम को। डायग्राम में आपको समझाया जा रहा है कि क्या है एक्चुअल में इन्फ्लेशन। देखो, एक तरफ पे आपको प्राइस दिया है, प्राइस जो ऊपर प्लस हो रहा है तो नीचे की तरफ माइनस हो रहा है प्राइस, तो एक कॉमन लाइन है, ठीक है। जो प्राइस बढ़ता जाए, 4% बढ़ा तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे, 10% तक बढ़ा या 4 से 10 के बीच में वॉकिंग, 10 से भी प्लस हो गया तो रनिंग, 20 से प्लस हो गया, 50 से तक चला गया गैलोपिंग, और 50 से प्लस हो गया तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। जो कितने परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन हुई। इन्फ्लेशन ये साइड पे लिखा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस, तो इन्फ्लेशन। जब प्राइस कम हो जाए उसको प्राइस कम हो जाना, ये समझना ध्यान से, प्राइस कम हो जाना इज नॉट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है वो अलग चीज़ है। यहाँ पर सपोज एक प्रोडक्ट था, मैं ऐसे कॉमन समझे, टमाटर जो थे जनरली कितने के मिलते हैं? सपोज 40 रुपये के केजी मिलते हैं, लेकिन वो 200 रुपये पर चलेंगे हैं, ठीक है। 200 रुपये पर केजी चले गए हैं। अब 200 से वो नीचे वापस आ रहे हैं 40 की तरफ, तो ये जो कम हुए हैं इसको इन्फ्लेशन कम हुई है, इसको डिफ्लेशन नहीं, इसको क्या कहेंगे? डिस इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या कहेंगे? इसको डिस
इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन में रिड्यूस आए, कमी आए, इन्फ्लेशन में कमी आए, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बट जब नॉर्मल जो यूजुअल प्राइस होता है उससे भी कम चला जाए तो इसको डिफ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन अभी डेफिनेशन में हम देखेंगे। रिसेशन हमने देखा कि जीडीपी में फ़र्क आ जाए, कमी आ जाए। डिप्रेशन बहुत हैवी होता है, जो डिप्रेशन होता है कि जब बहुत ज़्यादा जो डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको डिप्रेशन कहते हैं। और फिर होता है री इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? री इन्फ्लेशन होता है कि जब डिफ्लेशन हो जाए या डिप्रेशन हो जाए फिर से वापस प्राइस बढ़ना। एक होता है प्राइस बढ़ना, ये हो गया प्राइस नॉर्मल, ठीक है। प्राइस बहुत कम होने लग जाए डिफ्लेशन, प्राइस बढ़ने लग जाए इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ के कम हो डिसइन्फ्लेशन, प्राइस कम हो के फिर से बढ़े री इन्फ्लेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। टर्म्स देखते हैं जो हमें बताया, मैं अभी बता रहा था। देखो डिसइन्फ्लेशन क्या है? रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में कमी आना, जो डायग्राम में बताया अभी। डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन का अपोजिट, ठीक है। परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, नेगेटिव इन्फ्लेशन भी जिसको कहते हैं। री इन्फ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन में कमी आना, प्राइस लेवल इंक्रीज आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाए। आप कहोगे रीफ्लेशन और इन्फ्लेशन में क्या? देखो सॉरी, इन्फ्लेशन होगा प्राइस का बढ़ना, नॉर्मल लेवल से बढ़ गया तो इन्फ्लेशन। रीफ्लेशन होता है जब कम, बहुत कम हो जाए, डिफ्लेशन हो जाए प्राइस में, प्राइस बहुत कम हो जाए तो फिर उससे वापस नॉर्मल की तरफ आ रहा हो, जो मैंने डायग्राम में बताया था, ये है री इन्फ्लेशन, ठीक है, जो डिफ्लेशन से ऊपर की तरफ चढ़े। तो ये होपफुली आपको टर्म समझाए। और ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मैं अभी बता चुका था। जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन नॉर्मल है, क्रीपिंग 3% तक अगर इन्फ्लेशन हो जाए नॉर्मल है। अभी इंडिया की देखें तो 5.2% इन्फ्लेशन रेट है अभी इंडिया में, तो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। वॉकिंग कैटेगरी में हम समझ सकते हैं, वॉकिंग का ट्रोलिंग इन्फ्लेशन चल रहा है इंडिया में। रनिंग और ग्लपिंग होती है जब 10% से भी ज़्यादा हो जाए रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रनवे और हाइपर इन्फ्लेशन होता है जब एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए, यानी 80% से भी बढ़ जाए, उसको रनिंग और हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन बता चुका हूँ, जब इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाए, इट इज़ कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। अब ठीक है, ये था हमारा इन्फ्लेशन क्या है, इसकी वजह क्या है, काजीज हमने देखे। अब बात आती है इसको मेजर कैसे किया जाए, कैसे पता चलेगा, कौन पता करेगा कि इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चलेगा पता हमें दो चीज़ों से, एक तो होल प्राइस इंडेक्स से और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो सबसे पहले देखते हैं होल प्राइस इंडेक्स। कुछ यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है होल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस से, और यहाँ से क्वेश्चन सीधा बेस ईयर से पूछ सकते हैं। 2011-12 का बेस ईयर लेते हैं होल प्राइस इंडेक्स के लिए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए 2012 का बेस ईयर लिया जाता है। बेस ईयर का क्या मतलब होता है? सपोज 2011-12 में क्या था, इस प्राइस का प्रोडक्ट की, जैसे 50 प्रोडक्ट ले लिए, इन 50 प्रोडक्ट्स का 2011 में क्या रेट था, आज क्या है उसका रेट, तो प्राइस क्या है, तो उस हिसाब से हम इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी ये लगाते हैं अंदाज़ा। तो होल प्राइस इंडेक्स इट मेजर द चेंजेस ऑफ प्राइस और गुड्स, प्राइस इसमें सिर्फ गुड्स की बात चलेगी। सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेस, होलसेल लेवल पे कितने प्रोडक्ट्स को बेचा गया और ट्रेड किया गया है। पब्लिश्ड ऑन द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है, ये आपने याद रखना है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। बेस ईयर जो लिया जाता है होल प्राइस WPI के लिए, वो है 11-12 का, ठीक है, 2011-12 का हो। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जब प्राइस चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिटेलर लेवल और बायर लेवल की, यानी कंज्यूमर और रिटेलर के बीच में की बात चल रही है। इट इज़ रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO जो है इसको रिलीज करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। और जो कंज्यूमर CPI है ये कैलकुलेट करता है डिफरेंस ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें, कमोडिटी हो गए गुड्स एंड सर्विसेज की बात चल रही है, दोनों की यहाँ पर प्राइस की बात करी जा रही है, सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा विच इंडियन कंज्यूमर बाय फॉर यूज़। बेस ईयर इसका 2012 लिया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक है मॉनेटरी मेजर्स करके और दूसरा फिजिकल मेजर्स करके।
तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। सिंपली आप याद रखना मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं। मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इसमें कंट्रोल आवर मनी, मनी पे कंट्रोल किया जाए। मनी पे कंट्रोल का मतलब है मनी की सप्लाई को कम किया जाए। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल है बैंक लोन देना, लोगों को लोन देना बंद करें या कम कर दे या उस पर इंटरेस्ट बढ़ा दे। तो इसका तीसरा पॉइंट है डिमोनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड करेंसी की डिमोनेटाइजेशन कर देना। ये 3 पॉइंट्स हैं जो मॉनेटरी मेजर्स हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मॉनेटरी मेजर्स हैं। फिस्कल मेजर्स में हमारे पास आता है अगर हम डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिक्रीज करें पब्लिक एक्सपेंडिचर में, अगर गवर्नमेंट डिक्रीज करती है। एक दूसरा रहता है इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट्स, पब्लिक डेप्ट में इंक्रीज करती है। डिले इन द पेमेंट ऑफ ओल्ड डेप्ट, इंक्रीज इन द टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, लोगों से पैसा कम करना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी की जाए, लेस डिफिशिएंट फाइनेंसिंग का मेथड यूज़ किया जाए। तो दीज आर द मेथड्स जिस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर जो इन्फ्लेशन पे आपको दिया गया है इस पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला हो। तो पहला लेक्चर हमने सेंसस पे बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ज़रूर आप देखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए क्वालिटी कंटेंट के साथ वीडियो लाया करें। और नए चैनल पे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।